हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 2021 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहले क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का खा दिया है संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा 96 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर हम कर सकते हैं इस तरह से 96 का कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 2 दूना 2 चौके 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24, फिर 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 और लास्ट में 3 से कट जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास गुणनखंड आ जाएंगे। ये 5 बार 2 हो जाएगा और 1 बार 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 404 का करेंगे तो 404 का भी इसी तरह से कर लेते हैं। 404 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2। फिर ये 101 से ही कटेगा क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। और HCF आप जानते हैं HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में वही हमारा HCF होता है। तो इसमें इसका पेयर बनेगा और इस संख्या का पेयर बनेगा और भी किसी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। एक बार 2 यहाँ लिखेंगे, फिर से 2 लिखेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। और अब हम इसी की सहायता से LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCF गुणे LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें LCM निकालना है, यहाँ पर लिख लेंगे LCM और बराबर AHCF नीचे जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं हैं 96 और गुणे 404 और हमें HCF यहाँ पर लिखेंगे, HCF का मान हमारे पास है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 एकम 4, फिर 96 एकम 96 हो जाएगा और इसके बाद फिर से 96 एकम 96 हो जाएगा। तो इस तरह से हम LCM भी निकाल सकते हैं और HCF भी। HCF हमारा है 4 और LCM है कितना 9696। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का गा। इसमें देखेंगे लिखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं शंकु में इस तरह से हम बनाते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या दे दिया है हमको 3.5 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई दे दिया हमको 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे R बराबर है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और H बराबर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और हम फार्मूला जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई L का मान हमें निकालना है। तो L बराबर होता है √H² प्लस R²। यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं, H का मान है 12, इसका वर्ग है तो वर्ग लगा लेते हैं और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3.5 का वर्ग। तो इस तरह से कर लेंगे और 12 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144 और प्लस 3.5 का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1225। लेकिन 2 अंक पर दशमलव होगा क्योंकि हम 3.5 में जब 3.5 का गुणा करेंगे तो 2 अंक के स्थान पर दशमलव लगाएंगे। जैसे 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 17 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1 और 3 × 3 = 9, 1 10। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। 7 × 5 = 12 और 1 1 2 हो जाएगा और 1 इस तरह से 2 अंक स्थान पर हम दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 144 और 12 100 हो जाएगा 56 और 0.25। फिर इसका वर्गमूल हम ले लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम तिर्यक ऊंचाई ये यल का मान निकाल सकते हैं। एल बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। आप वर्गमूल ले सकते हैं, छोटे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का घ। इसमें लिखा गया है यदि 27, 23 और x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे स्टैटिक्स का सवाल है, आप सभी जानते होंगे, अर्थात सांख्यिकी का सवाल है। तो इसमें हम जानते हैं जब समांतर माध्य निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से इस फार्मूले को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर इन मान को हम इसमें भरते हैं। समांतर माध्य हमको दे दिया है कि 15 है, तो इस तरफ हम 15 लिख लेंगे बराबर पदों का योग। तो पदों का योग करेंगे तो इन सभी पदों को हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 27 + 23 और प्लस यहाँ पर हम जोड़ेंगे ये x-4, इसे हम एक ही पद मानेंगे। यहाँ पर जब गिनेंगे आप पदों की संख्या तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से तो ऐसा नहीं करना है कि 1, 2, 3, 4, ये एक ही पद पूरा है। ठीक है, तो अगला पद लिखते हैं हम। फिर इसके बाद हो जाएगा x+4 और ये हो जाएगा 15, उसके बाद +3, उसके बाद प्लस कितना है 7। अब हमारे पास कितने पद टोटल हैं, कितने हैं 7 पद हैं, क्योंकि इसे हम 1, 2 और इस पूरे को 1 मानेंगे, 1, 2 नहीं गिनेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए कितना होता है 27, 23, 50। यहाँ पर इस 4 को इस 4 से काट देते हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो ये कट जाएगा, इसलिए बाकी की संख्याओं को जोड़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा 27, 23, 50 और 15, 50, 15, 65 हो जाएगा। 65 और 7, 3, 10, 65, 10 हो जाएगा हमारे पास 75। ये हो गया 75 प्लस ये x और x मिलकर हो गया 2x और अपान में हो जाएगा 7। फिर हम यहाँ पर 1 मानेंगे इसके नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही लिख लिया जाएगा। ये 75 + 2x = 15 सत्ते 105। अब हम क्या करते हैं, हमें x का मान चाहिए, इसलिए बाकी की संख्याओं को बारी बारी से हम उस तरफ भेज देंगे। तो हो जाएगा 2x = 105 और ये 75 प्लस में है इसलिए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -75। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इसे भेजेंगे तो बटे में ला देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये प्लस में जुड़ा है इसलिए उधर जाएगा माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसमें से घटा लीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका 30 और x = ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए अब ये जाएगा जब इधर तो यहाँ पर होगा भाग, अर्थात हर में आ जाएगा। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो x का मान कितना आ जाएगा 15। योर आंसर विल बी 15। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हम पहला सवाल करेंगे जो कि काफ़ी आसान भी है, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। काफ़ी बिल्कुल आसान सवाल है, आप इसे अगर पढ़े हैं तो बहुत ही आसानी से, बल्कि 2 लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है, मैदान में खड़ी एक कार, तो सबसे पहले एक कार का डायरेक्शन बनाते हैं। सपोज ये एक कार है और 75 मीटर ऊंची मीनार है यहाँ पर कहीं पर। तो सपोज ये एक मीनार है, यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाते हैं, इस तरह से। ये 75 मीटर ऊंची है मीनार, यहाँ पर हम बना लेते हैं। इस मीनार
से अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, अर्थात ये कोण यहाँ से बनेगा इस कार का। तो ये कोण कितना है 30 अंश। बट आप जानते हैं हम इस कोण को मानते तो हैं लेकिन मिलाते हैं हम यहाँ से हैं, और अगर ये कोण 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये अवनमन कोण की यह रेखा इस आधार के समांतर है, और यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी कोण को हम हमेशा लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये ए बी मीनार थी और सी बिंदु पर ये हमारा कार खड़ा हुआ था, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आपको पता होगा, ये जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये क्या होता है, आधार। जब लंब और आधार में संबंध होगा तो लंब और आधार का संबंध त्रिकोणमिति के tan वाले अनुपात में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सा कोण लिया जाएगा, 30 अंश लेंगे। तो यहाँ पर हम tan वाला अनुपात लेंगे, tan 30 अंश बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये लंब AB और बटे क्या हो जाएगा, आधार BC। और अब मान इसका भर देते हैं। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 75 और BC का वैल्यू है x। यही चीज़ हमें याद भी करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका x का 1 में, x 1 के में x, और इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा √3। ये भी हमारा आ जाएगा मीटर में। बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवे की तरह सवाल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा सवाल है, जिसका इंतज़ार था वो सवाल आ गया है। पूरे मैथ के पेपर में ये सवाल ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में पूछा जाएगा 10th क्लास के, क्योंकि ये एक रचना है और रचना के हमारे पास 2 ही चैप्टर्स हैं, और इसमें से तो 100% सवाल बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिसका इंतज़ार है वो सवाल आ गया है, अर्थात वो घड़ी आ गई है। देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए, रचना पद भी लिखिए। बहुत ही आसान है और आसानी से आप 2 नंबर इसके गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी मैं स्टेप्स को बताऊंगा पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। यदि आपको कोई डाउट रहेगा तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरे प्रकार की सहायता से एक वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। पर मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए, 100% इसे आप कर सकते हैं। तो इस देखते हैं कैसे करेंगे। पहले 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, इसे कोई नाम दे देंगे A और B। ये रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसे आप नाप कर बनाएंगे पटरी की सहायता से, और किसी भी नाप का एक न्यून कोण बनाएंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे इस शीर्ष से बनाएं चाहे तो यहाँ से बनाएं, कहीं से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सीधी रेखा बनेगी। न्यून कोण जानते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो, अर्थात इस सिधाई से इधर कम होगा तो न्यून कोण ही माना जाएगा। अब हमें इसे बांटना है 3:2 में। तो सबसे पहले जब अनुपात में डिवाइड करना होता है तो इन दोनों रेशो को जोड़ लेते हैं, अर्थात 3 और 2 को जोड़ लेंगे। तो ये हमारा रेशो का जो रेशियो है, इसका जो योग होगा वो कितना आएगा, 5। तो इस 5 जो आ रहा है इन दोनों का योग, 5 बराबर भाग इस किरण में से हम काट लेंगे, जो कि कोण एक न्यून कोण बनाया हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी चाप को, किसी भी लंबाई का चाप ले सकते हैं आप प्रकार में, और प्रकार का लोहे वाला पोर्शन यहाँ पर रखेंगे और बराबर चाप काटेंगे, 1 2 3 4 और 5। जितना नंबर आएगा उतने चाप काटेंगे, और इसे कोई नाम दे देंगे। A से शुरू हुआ है इसलिए हम यहाँ पर मान लेते A1 A2 A3 A4 और A5। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से इस वाली बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। A5 को, अर्थात लास्ट वाले बिंदु को इस रेखा के लास्ट वाले पॉइंट से मिला दिया जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर हमें डिवाइड क्या करना है, 3 से 2 तक, अर्थात जहाँ पर 3 लिखा होगा वहाँ पर हम एक रेखा और बनाएंगे। ये है A3। A3 से हम एक रेखा खींचेंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए A5 B के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींच देंगे।
और इसका भी कोई नाम दे देंगे। सपोज ये हमारा B1 है, मान लेते हैं B1। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। बट ये समांतर रेखा खींचने का जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसी बात को समझना है। समांतर रेखा खींचने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, कोण के बराबर कोण बनाना है। यहाँ पर कोण के बराबर कोण बनाना है। जितना ये कोण है उतना ही कोण अगर आप यहाँ पर बना देते हैं तो ये रेखा इस रेखा के समांतर ऑलरेडी हो जाएगी। तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पर करना है आपको, ये हम मिटा दे रहे हैं अभी। आप प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिज्या का चाप लेंगे और एक चाप यहाँ पर लगाइए, और उसके बाद जितना चाप यहाँ पर लगाए हैं जितने त्रिज्या के चाप से, उसी से यहाँ पर भी एक चाप लगा देंगे। और उसके बाद ये जो फैलाव है इस कोण का, प्रकार में ऐसे दूरी रखकर यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ से काटेंगे। जहाँ पर ये चाप कट रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, हम इस रेखा को खींचेंगे, तब यह कोण के बराबर कोण बनेगा। हालांकि आप चाहे तो इसे प्रकार से पहले बनाकर और फिर से ये वाला फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे, लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। एक बार हम फिर से इसे बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखा AB खींचेंगे, ये 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और यहाँ पर एक न्यून कोण बनाएंगे और यहाँ पर रेशियो को ऐड करेंगे। जितना आएगा उतना बराबर चाप का यहाँ पर ऐसे आर्क काट लेंगे, चाप काट लेंगे, 3 4 5, और इसे नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 और A5। फिर लास्ट वाले को इस वाले लास्ट रेखाखंड के लास्ट पॉइंट से मिला देंगे, और यदि पहले 3 है तो 3 से, अगर 2 पहले होता तो 2 से। यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेखा के समांतर यहाँ पर एक रेखा बनाएंगे। बट क्या करना है, हमने बताया ना कि कोण के बराबर कोण बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चाप काटेंगे और उतने ही त्रिज्या का एक चाप यहाँ से भी काटेंगे, और इसके बाद इस चाप को हम प्रकार में नाप कर एक चाप यहाँ पर भी लगाएंगे। जहाँ पर ये चाप कटेगा इस बिंदु को इससे होते हुए मिला देंगे, और जहाँ पर भी ये कटेगा इसे कोई बिंदु मान लेंगे B1। तो यही AB1 अनुपात B1B बराबर आ जाएगा, ये आपका 3 होगा और ये 2, तो यह आ जाएगा 3:2। अब देख भी रहे हैं 1 2 3 खंड इधर हैं, 2 खंड इधर हैं, इसलिए ये 3:2 में आ जाएगा। अब बात आती है रचना पद भी लिखना है, तो कोई डाउट नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज करके इस तरह से करेंगे, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, जिस तरह से आपने इसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम हमने AB1 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची। फिर दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, A शीर्ष पर एक न्यून कोण बनाया। फिर तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि इस न्यून कोण बनाने वाली रेखा AX पर 5 बराबर चाप काटे, ऐसे इस तरह से लिखना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 अंकित करेंगे, और फिर A5 को क्या करेंगे, B से मिलाएंगे। A से A5 को B से मिलाया, और A3 से A5B यहाँ पर लिख लेंगे, A3 से A5B के समांतर A3B1 एक रेखा खींचा। तो उसके बाद अतः लिख लेंगे AB1 अनुपात B1B इज इक्वल टू 3:2 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। यदि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को रिवाइज़ करके रिवर्स करके आप देख लीजिएगा और मेरे कहे गए शब्दों को नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट में पूछिए, मैं इसे बिल्कुल फिर से बता दूंगा।
जिसका मुझे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का गा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वर्ग अंतराल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 9, फिर 9 11, और ये है बारंबारता 7 8 2 2 1, अर्थात 1 से 3 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 7। कोई भी बंटन होगा जिसमें 1 से 3 के बीच 7 संख्याएं हैं, 3 से 5 के बीच कितनी हैं? 8 संख्याएं हैं, इसी तरह से आगे की संख्या है। तो यहाँ पर हमें बहुलक निकालना है। पहले हम जानते थे कि बहुलक जो बहुत बार दिखाई देता है, यदि कोई आंकड़ा ऐसे लाइन में दिया है, वर्गीकृत नहीं है, तो हम बहुलक देखकर ज्ञात कर सकते थे। पर वर्ग अंतराल वाले में हम बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक का एक फॉर्मूला होता है। बहुलक बराबर होता है L प्लस, यहाँ पर होता है F1 माइनस FO और अपान 2F1 माइनस FO और माइनस F2, और साथ में होता है मल्टीप्लाई H। अब हमें ये जानना होगा कि इसमें F1 कौन है, L कौन है, FO कौन है, F2 कौन है, H कौन है, यही सब जानना है। यदि आप ये सब चीज़ समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बारंबारता वाली लाइन में देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। किसकी है? सबसे अधिक कौन है? 8 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता किसकी है? 8 है। ये जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही ये F1 का वैल्यू होता है, वही F1 का वैल्यू है। और इसके ठीक ऊपर जो होता है वो FO का मान होता है, और उसके नीचे वाली संख्या जो होती है F1 के नीचे होता है F2, और ये ऊपर वाला FO हो जाएगा। और जिस वर्ग अंतराल को आप लेंगे उसके सामने वाला जिस बारंबारता को लेंगे उसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो होगा उसकी निम्न सीमा, ये हमारा वर्ग अंतराल हो रहा है, इसकी जो निम्न सीमा अर्थात पहला अंक है निम्न, कम से कम, उसे हमें क्या लेना है? L का वैल्यू लेना है। ये L का मान है, L बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये L का वैल्यू है। और H क्या होता है? इन सब में कितने का अंतराल है? 1 से 3 का अंतराल 2 का है, 3 से 5 का अंतराल 2 का है यहाँ पर, तो सभी में देख रहे हैं कितने का अंतराल है? 2 का। तो हम यहाँ पर एक बार लिख भी लेते हैं। सबसे पहले ये F1 का मान हो जाएगा हमारे पास 8, F2 बराबर हो जाएगा 2, और FO का मान हो जाएगा 7, और H का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2, और L का वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इन मान को निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में लाकर भर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन में। L का मान सबसे पहले लिख लेंगे 3, प्लस F1 का वैल्यू है 8 माइनस 7 और बटे 2 गुणे F1 का वैल्यू है 8 माइनस FO का वैल्यू है 7 माइनस F2 का वैल्यू है 2, हाँ F2 का वैल्यू कितना है? 2, और ये H का वैल्यू कितना है? ये भी 2 है, लिख लेते हैं। उसके बाद ये है 3 प्लस, और 8 में से 7 जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 8 16 माइनस, ये दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 2 9, दोनों माइनस है, गुणे हो जाएगा 2। फिर एक बार और इसे सॉल्व करते हैं। प्लस यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा अंश का अंश में, 2 1 कैम 2 बटे 16 में से 9 जाएगा 7, और इसके भी बटे 1 मान लेते हैं, तो 7 3 21 2 23, तो ये हो जाएगा 21 2 23। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो एक बार 7 3 21 हो जाएगा, और 1 2 2 हो जाएगा, और बटे 7, 21 2 हो जाएगा 23 बटा 7। यहाँ से भाग देते हैं तो पहली बार जाएगा 7 3 21, और 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाइए 20 हो जाएगा, 7 दूना 14। उसके बाद 6 शेष बचेगा रिमाइंडर, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 7 8 56। तो यहीं तक आप ले जाइए, 2 अंक तक दशमलव। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। और इस तरह का एक और वर्ग अंतराल से संबंधित हम माध्यिका निकालेंगे। तो बारंबारता और माध्यिका, ये 2 टाइप के सवाल आप ज़रूर अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का घा ABCD
14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात इतने का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आप ध्यान से देखिए फिगर को, तो इसमें दिख रहा होगा कि यह एक क्या बना हुआ है, त्रिज्यखंड। इसमें भी त्रिज्यखंड बना हुआ है, इसमें भी त्रिज्यखंड बना हुआ है, ये भी, और 90 डिग्री का है। तो इस वृत्त का यह क्या है, चौथा हिस्सा है, अर्थात चतुर्थांश है। तो इस एक वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्यखंडों का यदि हम क्षेत्रफल घटा दें तो ये फिगर हमें पता चल जाएगा, अर्थात हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7 सेंटीमीटर और ये 7, ये त्रिज्या 7 हो जाएगा और टोटल जोड़ेंगे तो एक भुजा का मान कितना है, 14। यहाँ पर हमको दिया भी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप एक भी लाइन में निकाल सकते हैं। यहाँ पर चारों चतुर्थांश को जोड़ेंगे तो यह एक वृत्त के बराबर हो जाएगा। एक ये चारों जोड़ेंगे तो एक वृत्त के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान दिया है 14, 14 का वर्ग करेंगे तो 14 चौदहियम होता है 196, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या फिर 4 ये त्रिज्यखंड बनेंगे तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। हमें पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे होता है पाई आर स्क्वायर। चूँकि 4 त्रिज्यखंड हैं इसलिए हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4 गुणे थीटा का मान यहाँ पर 90 सभी जगह है, इसलिए 90 अपान क्या हो जाएगा, ये हमारा 360, और गुणे पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये हो जाएगा गुणे आर का वैल्यू है कितना, 7 का यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 90 एकम 90, 90 चौके 360, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा हमारा 22/7 गुणे 7 का वर्ग करें तो 2 बार लिख सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर आएगा 22 सत्ते, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 154, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, इतना आ जाएगा हमारा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल में से ये निकाल देंगे चारों त्रिज्यखंडों का, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है 196, माइनस आ जाएगा 154, इसको घटा लीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन भी आसानी से समझ में भी आए होंगे। यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इस पेपर से रिलेटेड या फिर अदर भी कोई क्वेश्चन, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।